हमारे जो साथी विधायक हैं जो हम लोगों से हमलावर हैं, हमारे खिलाफ हैं या हमसे लड़ रहे हैं, हाँ। अरे तुम्हारे हमारे हमें नुकसान करने से तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति दीपक यादव को नुकसान करने से आप ठीक है, आपने हम पर मुकदमे लिखाए, हमें जेल में डाला, पर आप शादी नहीं कर पाए ना। बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों में से 3 समाजवादी पार्टी के पाले में आएंगे। आपको क्या लग रहा है, इस 27 का आंकलन क्या है बुंदेलखंड का? क्या लग रहा हो कि अगले 20 साल में बुंदेलखंड अगर सही हाथन में जाए तो वो कहाँ पहुँच सकत? अरे नहीं, कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, गठबंधनों की सरकार रही, पर किसी ने बांध क्यों नहीं बनाया? ये जानते हुए कि 125 साल पुराना ये बांध अगर फट गया परीक्षा, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बहुत सारा भूभाग जो किसान जो इस नहर के मार्फत, इस छोटे से बांध के मार्फत सिंचित होता है और लोगों की जिंदगी बदलता है, अगर वो फट गया तो लोगों की जिंदगी कहाँ पहुँच जाएगी? आपने का दौर देखो किसानों को, शुरू से लेकर वो दौर से लेकर अब तक किसान की हमदर्दी की बातें तो कही जा रही हैं, पर लगातार किसान का कर्जा बढ़ता चला जा रहा है कि हमारी जरूरत की चीजें सस्ती कर दो और हमारी फसल की कीमत अच्छी कर दो। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारी जरूरत की चीजें महंगी है और हमारी फसल की कीमत कम है। अदिति को लेकर क्या कुछ चला मीडिया पे, किस किस प्रकार की पोस्टें डाली गई, उनको भी आपने देखा होगा, अब तक आई हुई। आप एक तरफ बहन बेटी के इज्जत आदर्श की बात करते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप, देवी का स्वरूप उसको मानते हैं, और एक तरफ इतनी गंदी राजनीति करेंगे, आप इस लेवल पे जाएंगे। कहते नहीं आदमी के सब कुछ चला जाए, पर इज्जत पे जब बात आती है तो आदमी जान दे देता आपकी। आजकल राम मंदिर को लेकर बड़ा मुद्दा गर्म है, अखबारों में भी छपा है आज तो। अगर आदरणीय अखिलेश जी ने कुछ सवाल उठाया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि उस सवाल के जवाब में कितनी चीज निकल के आ रही है। कोई जांच समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, अधिकारी कर रहे हैं, किसके घर में कितने पैसे मिल रहे हैं। कभी ऐसा दौर भी आया आपको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस और बसपा जो अपन चर्चा कर रहे हैं वैसी हालत हो जाए? 412 सीटों के बाद सरकार चली जाती है, तो अभी 412 नहीं है, 240 है। बहन जी फुल फ्रेश मुख्यमंत्री बनी और अपनी स्टाइल में उन्होंने सूबे को चलाओ पूरा। आज वही बहुजन समाज पार्टी को एक विधायक है। उन लोगों ने जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने मिटाने की कोशिश कर दी, क्योंकि आप उस पर विश्वास पर खड़े नहीं उतरे। विधायक जी आजकल आप भी देख रहे हो नव मूवमेंट चल रहा है, कॉन्करोच जनता पार्टी। इतने सारे बार बच्चे तैयारी करें और एकदम आप देखें पेपर आउट बार बार हो जा रहा है, तो आपके लिए तो एक घटना हो सकती है या किसी की गलती हो सकती है, पर एक का तो जीवन भविष्य दांव पे लगा हुआ है। तो जनता में गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, और ये गुस्सा किस कॉकरोच पार्टी के मार्फत तो एक मैसेज है, पर ये गुस्सा कहीं ना कहीं अगर चला गया, दिशा पकड़ गया, तो ये बड़े बड़े सत्ताओं को भस्म कर दिया इस गुस्से ने। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बंगाल चुनाव हो चुके हैं और बंगाल चुनाव के बाद तख्त पलट भाव, इसके बाद विधायक और सांसदन के टूटबे की खबरें सामने आई। इसके आगे बढ़े तो फिर एक रोज ये घटनाक्रम होते हैं, 7वीं माले पर रखी ईवीएम में आग लगने की खबर आती है। हालांकि अब इसके बाद उत्तर प्रदेश को विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेके लगातार बुंदेलखंड में हम लोग देख रहे हैं बीते 15 दिनों से। पहले प्रभारी मंत्री बदले, फिर इसके बाद मंत्री मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, सपा के बागी, उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाओगा। नए नवेले मंत्री ने बुंदेलखंड के 3 जिला को दौरा करो। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी जालौन से शुरू हो तो झांसी ललितपुर को दौरा करत भाई वापस जाते हैं। फिर प्रभारी मंत्रियों को भेजो जाते हैं अपने अपने जिला में, रात के चौपाल लगाते हैं। लेकिन जो सब इतना सामान्य नहीं है जितना सामान्य दिखाई दे रहा है। कैसे एक तरफ एक सुगबगाहट चल रही है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्दी कराया जा सकता है। हालांकि ये बात में कितनी दम है, इसके कारण भी हैं जो अब हम 3 आपको बता चुके हैं, चाहे प्रभारी मंत्री बदलवे की कहानी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष और फिर मंत्रियों के दौरा की कहानी हो। हमारे संगे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जो लहर बताई जा रही है वह कब तक चले? का एक समय वो भी आए कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस और बसपा की तर्ज पे खत्म हो जाए? हमारे संगे दीपनारायण सिंह जी हैं। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता। नमस्कार जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ जोड़े हैं जी। मैं बंगाल से अपनी बात शुरू करता हूँ। अगर हम बंगाल के परिणाम को देखें, पिछला परिणाम और इस परिणाम के बीच के फर्क को देखें, पिछली बार 38-39% वोट बीजेपी अलायंस पाया था और लगभग 7% अधिक, मतलब 42-43% वोट में सरकार बनाई थी ममता बनर्जी ने। ठीक है, 5-7% के वोट का जो फर्क था जिसकी वजह से वो बने थे, और दूसरी पार्टी पीछे दूसरे नंबर पे थी। इस बार जैसे उल्टा हो गया, वो 7% वोट जो है बीजेपी की तरफ ज्यादा चला गया और वो ममता जी के हारने की वजह बन गया। तो मैं राजनीति में बहुत सारी क्वेश्चन लोग करते हैं, बहुत सारे हर प्रदेश के राजनीति के फैसले
वहाँ के लोगों के बीच में सरकार की पहचान, हाँ। उसके कार्य के प्रति लोगों के मन में संतोष असंतोष, हम्म। बहुत सारे कारण बनते हैं। हम्म। बहुत 15 सालों के बीच में जो ममता जी को काम करने का मौका मिला, जनता ने बहुत बड़ा समय दिया था। हम्म। उनके पास बहुत सारे उनके सामने परिणाम सामने थे, उनके सामने बहुत सारे फैसले ऐसे थे, बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं ऐसी थी जिसकी समीक्षा करने का उन्हें बहुत सारा समय मिला। हाँ। मैं कह सकता हूं कि जो परिणाम आया है वो परिणाम की लोगों ने अपेक्षा नहीं की थी। लोग अभी भी ये माना करते थे उनकी लोकप्रियता, उनकी सरलता, उनके जिस तरह का व्यवहार था पब्लिक के बीच में, हर वर्ग के लोगों के बीच में जो उनका रिस्पॉन्स था, जो हम लोग बाहर से देखते हैं। हम लोग बंगाल तो नहीं गए हैं, पर बंगाल के लोगों के समाचार पत्र आप जैसे लोगों के मार्फत सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, वो जानकारी कहती थी ममता जी एक अच्छी मुख्यमंत्री है, लोगों गरीबों के सबके वर्गों के बीच में एक अपना भरोसा है। पर मैंने कहा ना कि बहुत सारी गलतियां होती हैं फैसलों में, लोग उसकी किस रूप में समीक्षा कर रहे हैं। हाँ। और उन समीक्षाओं की वजह मैं उस वजह से इसे भी जोड़ता हूं कि या तो वो अपनी बात ठीक संग से लोगों को समझा नहीं पाई, या लोगों ने किसी और को मौका देने की कोशिश की है। तो परिणाम 5-7% का ही है, 7% वोट घट गया, सरकार बदल गई। तो ये राजनीति में संभव है। जो लोग राज्य सरकार में रहते हैं उनके कुछ राजनीतिक फायदे होते हैं फैसलों के, वह नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। वही घटनाक्रम अगर हमें आपने अभी उस सवाल में जोड़ा कांग्रेस की दिशा को लेकर, तो कांग्रेस के पास भी जैसे आप देखिए 84-85 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी जी नहीं रही, उसके बाद राजीव गांधी जी पूर्ण बहुमत सरकार बनाते हैं, 412 सांसद जीतते हैं, और उसके बाद 89 जब आता है तो वही कांग्रेस जो है साफ हो जाती है और जनता की सरकार बन जाती है। तो क्यों लोगों ने वर्तमान सरकार के फैसलों में या उनके जो कमियां देखी हैं उन पर भरोसा नहीं जता पाए। ये जनता का मूड है, जनता का मन है, जनता का जन समर्थन है, वो किस रूप में कब घटित क्या हो जाए, जो परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये गुरूर करने की बात नहीं है कि हम सरकार में रिपीट हो जाएंगे। लोगों के मन में क्या चल रहा है, सरकार लीडर नहीं बनाते, लोगों की कोशिश शामिल होती है, पर जनता फैसला करती है कि हमें किसके साथ जाना है, अब हम किसको चाहते हैं। अभी तमिलनाडु में कितना बड़ा फैसला आया कि सारे वो बड़े दल जो राजनीति में काफी लंबे समय से जमे हुए एक्टिव थे, लोग इनकी इर्द गिर्द राजनीति को समझते थे, देखते थे। एक नया परिणाम आता है और बहुमत की सरकार के करीब पहुंच जाता है एक नया दल जो बिल्कुल बनता है। दिल्ली में देखा आपने, जब केजरीवाल जी आए, लोग कहते थे नॉन पॉलिटिकल हैं, और नॉन पॉलिटिकल संगठन तैयार हुआ, एक पॉलिटिकल बना, सामाजिक कार्यक्रम से लेकर एक राजनीतिक पार्टी बनी, और वो पार्टी सरकार बना लेती है और 2-3 राज्यों तक अपना प्रभाव जमा लेती है। एक विधायक जी, आजकल आप भी देख रहे हो नव मूवमेंट चल रहा, कॉकरोच जनता पार्टी, भले ही जो सोशल मीडिया की पार्टी है, इनमें नॉमिनेशन, चुनाव, वोटिंग जो सब नहीं होत, लेकिन एक बड़ो माहौल बन के आओ कॉकरोच जनता पार्टी को, इको आप कैसे देख रहे हैं, कहाँ तक आपकी गंभीरता से? हम लोगों ने जो इस रूप में देखा आज तक की राजनीति में कि जब लोग ये देखते हैं कि कोई अब बोल नहीं रहा है, लोग देखते हैं कि लोग सरकार के फैसलों से डर रहे हैं, या जो है जो मीडिया तंत्र है या और समाचार पत्रों को मार्फत जो चौथा स्तंभ है हमारा, वो भी उसको सच्चाई से नहीं दिखा पा रहा है। तो बीच में एक कभी हमेशा से बीच में एक अलग से एक बात उठती है जो लोगों की आवाज बनती है, और वो उसी तरह की वो जब बनती है जब कोई इस तरह के माहौल पैदा हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ ये जो बात उठ रही है, इस पे जो लोग सरकार में है, जो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें बहुत गंभीरता से देखना चाहिए कि आपको जो मौका दिया, मतलब अगर नई पीढ़ी के अंदर जो असंतोष फैला हुआ है, वो पेपर एक मार्फत माध्यम भी बन गया, क्योंकि इतने सारे बार बच्चे तैयारी करें और एकदम आप देखें पेपर आउट बार हो जा रहा है, तो आपके लिए तो एक घटना हो सकती है या किसी की गलती हो सकती है, पर एक का तो जीवन भविष्य दांव पे लगा हुआ है। ये तो जो कहते हैं ना, पढ़ने की और हर चीज की छोटी एक उम्र है, 2-3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर अगर फैसले नहीं हो पाए, उन 4 सालों के भीतर उसकी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी पढ़ाई में लग जाती है, और जब वो ड्रॉप हो जाती है पढ़ाई एकदम, तो एकदम सारा बना बनाया सब बिगड़ जाता है। कहते नहीं कि पूरी जिंदगी बनाने में समय लगता है और 1 मिनट में सपना टूट जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही है, वो उनके जो सपने तैयार करते, इतनी मेहनत की, रात दिन लगन के साथ पढ़े, किसान मजदूर परिवारों से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, अपने परिवारों को सब लोग पूरा गिरवी सामान रख दिए, जमीन गिरवी रख दिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दिल्ली पढ़ा रहे हैं, सब कुछ रात में कुछ खा पी दिए, मतलब भूखे सो जा रहे हैं, पर अपनी औलादों में अपने जीवन और तरक्की के सपने ढूंढ रहे हैं। तो वो सब सपने टूटते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी इन भूल गलतियों को आप भूल गलती मान लो, किसी को घर सजा दे दो, किसी को हटा दो, किसी को सस्पेंड कर दो, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन भर की कोई अपने बुनियाद को हिला देते हैं आप, तो बड़ी गंभीर विषय है। और मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि अगर ये जन आक्रोश इस रूप में अभी एक विषय में फैला है, अगर वो सारे विषय जिनसे लोगों को विफलता पाई है, लोग कर्ज में डूबे हैं, किसान की हालत खराब हुई है, सपने कुछ कहे गए, बताई कुछ गई, और परिणाम सामने
देखिए, परिणाम के लिए कोई परीक्षा परिणाम नहीं है, आपका जीवन आपका खुद परिणाम के रूप में खड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी आपके परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में खड़ी हुई है। सर्टिफिकेट कोई सरकार देगी हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो सरकार का सर्टिफिकेट हो सकता है, पर लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव है? उसके पास तो अपना खुद का सर्टिफिकेट है जिंदगी का, जीवन का। उसकी परेशानियां उसको सर्टिफिकेट लिए खड़ी हुई हैं, उसको सामने टोक रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये मूवमेंट भले ही कांग्रेस पार्टी के नाम पर बना हो या आया है, पर मैं कह सकता हूं जनता में गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। और ये गुस्सा किस कांग्रेस पार्टी के मार्फत तो एक मैसेज है, पर ये गुस्सा कहीं ना कहीं अगर चला गया, दिशा पकड़ गया, तो ये बड़े बड़ी सत्ताओं को भस्म कर दिया इस गुस्से ने। तो मैंने कहा कि लोग तय करते हो, लोगों में गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये संकेत है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, आपने भी देखो बहुजन समाज पार्टी को दौर, बहन जी फुल फ्रेश मुख्यमंत्री बनी और अपनी स्टाइल में उनने सूबे को चलाओ पूरा। आज वही बहुजन समाज पार्टी को एक विधायक है, और उनके बारे में भी जब पतो करो, 4 लोगों में बैठो तो बताई जा जाए वो अपनी दम पे विधायक है। देखिए, मैंने कहा नहीं, ये भी एक, देखिए राजनीति में अलग अलग दौरों में अलग अलग लोगों ने मैसेज दिए हैं, जनता तय करती रहती। जनता ने देखो सबको मौका दिया है। अगर इस उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं तो ये अपने आप में एक प्रदेश नहीं है, बल्कि ये 5वां देश है दुनिया का। 22-24 करोड़ की आबादी वाला देश, मतलब दुनिया में देश 4-5 ही होंगे, इससे छोटे संख्या में, इससे छोटे कई देश हैं, हजारों देश, 165 देशों में बहुत सारे बहुत छोटे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी के बीच में एक फैसला दे वहाँ की आबादी के, भाई हम बहुजन समाज पार्टी को भी मौका देते हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा भरोसा बन के उनके पास मौका आया, और उसके बाद फिर देखो वो एकदम गायब हो जाते हैं। तो मैंने कहा जनता बार बार मौका नहीं देती, जनता मौका देती है आपको काम करने का। जब आप विफल हो जाते हैं, आप अपनी विफलता को आप अपने मन में अपने को सफल मानते रहिए, पर हमारी सफलता का सब सब्जेक्टों की अलग लड़ाई है। आप किसी भी विषय पर, किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत का रिजल्ट आप तय करेंगे। लेकिन एक ऐसा राजनीति ऐसा विषय है कि आपकी कोशिश का फैसला दूसरे के हाथ में है। आप कोशिश बेहतर करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, आपके फैसले क्या हैं, आपका जीवन क्या है, आपकी जिंदगी क्या है, आप किन लोग, मतलब आप लोगों के बीच में आपकी क्या छवि, क्या विश्वास बना हुआ है, वो परिणाम तय करने का अधिकार वोट के मार्फत लोगों के हाथ में है। तो मैंने कहा उन लोगों ने, जिन लोगों ने बनाया था, उन्होंने मिटाने की कोशिश कर दी, क्योंकि आप उस पर विश्वास पर खरे नहीं उतरे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर हम विश्वास पर है, आज समाजवादी पार्टी देखो आप, हम लोग इतने सालों से समाजवादी आंदोलन खड़ा है, अपने विभिन्न दौरों से गुजरा है, कभी हम सरकारें बनाए हैं, कभी हम सरकारों से हटे हैं, गए हैं, लेकिन आज भी हम वजूद में खड़े हैं। हम सिद्धांतों को लेकर चले हैं, हम सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं। आज भी अखिलेश जी एक बार बहुमत ही पाते, आज भी देखिए अगर लोकसभा के रिजल्ट को हम देखते हैं तो वो बहुमत की सरकार जो आज है, उससे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग जीत कर आए हैं। यानी अगर 24 के चुनाव के परिणाम को हम विधानसभा से तुलना करें, अगर हम 22 में सभासद थे, तो लेकिन 24 में जब चुनाव लोकसभा का लड़े हैं, तो हम देखते हैं कि हम बहुमत से अधिक विधानसभा सीटों में हम चुनाव जीत गए हैं लोकसभा में। तो मैंने कहा कि देखिए ये परिणाम क्या बता रहा है, ये इस दौर में आप मत रहिए कि नहीं हम ही सरकार में आएंगे। सरकार में आने की आपकी कोशिश हो सकती है, पर लोग तय करते हैं। और जब लोगों के बीच में यह असंतोष बढ़ा हुआ है या फैला हुआ है या बना हुआ है, तो ये परिणाम जब आएगा तब पता लगेगा कौन बहुमत में है, कौन बहुमत में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, बिहार में चुनाव है, बिहार में उन लोगों ने सरकार बना ली, बंगाल में बना ली, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हटा के रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना लो, अपनी बना ली। कभी ऐसा दौर भी आया आपको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस और बसपा जो अपन चर्चा कर रहे वैसी हालत हो जाए? देखिए, दौर तो लोगों ने बहुत सारे देखे हैं इतिहास में। अगर आप देश के इतिहास को, लोकतंत्र को देखेंगे तो बहुत सारे उतार चढ़ाव। मैंने कहा ना 412 सीटों के बाद सरकार चली जाती है, तो अभी 412 नहीं है, 240 है। तो अभी ऐसा नहीं है कि कोई जा नहीं सकता। ये हम और आप तय नहीं कर सकते, जनता तय कर देती है। और जनता जब तय करती है तो जनता का फैसला ना अपने आप एक अपने आप में जवाब मिलता है लोगों को। तो उसी का जवाब मैंने दिया कि कोई एक गलतफहमी पाल ले कि हम इतने राज्यों में चले जा रहे हैं, हम बनते जा रहे हैं तो हम हारेंगे नहीं, ये गुरूर की बात नहीं है, ये आपकी कोशिश है। और लोगों का भरोसा अगर कहीं फिर से मिला है आपको, तो मैं कह सकता हूँ आपकी कोशिश बेहतर है। लोगों ने आप पे एतबार किया। बहुत सारी बातें हैं राजनीति में, बहुत सारे परिणामों के विषय में बड़े बड़े विश्लेषक, राजनीतिक लोग अपनी चर्चाओं में बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। मशीन को लेकर भी तमाम सवाल खड़े लोगों के मनों में है कि अगर लोकतंत्र में एक दिन जब मशीन आई थी तो ये जो दल विरोध करने वाले थे उनमें सबसे पहले बीजेपी थी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी बोलते धरने पे बैठे थे कि ये मशीन से निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि वो सवाल आज विपक्ष नहीं उठा रहा, ये सवाल कभी उन्होंने भी उठाया था कि अब दुनिया में किसी देश में मशीन से चुनाव नहीं हो रहा, तो इस मशीन में टेम्परिंग हो सकती है, बेईमानी हो सकती है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो
आज ये सवाल अगर विपक्ष उठा रहा है या इस देश के विभिन्न सब राजनीतिक दल कह रहे हैं, हाँ। और आपके पास बहुमत है, तो मैं सोचता हूँ हाँ। कि बहुमत के व्यक्ति को इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपके मन में ये है कि मशीन में कोई टेम्परिंग नहीं है, हम पब्लिक की दम पे जीत रहे हैं, तो एक मौका ये भी देना चाहिए, भाई इसको भी चेक कर लो। आप पूरा नहीं कराओ, 50% विधानसभाएं करा के देख लो। तो एक बार मन में, लोगों के मन में जो भ्रम और विश्वास है, ये विश्वास लोगों की मांग नहीं है, पर अगर मन में एक किसी के प्रति भी एक भाव आ जाए तो ये गड़बड़ हो सकता है। मैंने कहा ना, देखिए, एक तरफ हम भगवान राम की बात करेंगे, राम राज्य की बात करेंगे, तो आप देखो ना, भगवान राम के विषय में थोड़ा तो आप पढ़े ही हैं, सब देखे ही हैं, समझे ही हैं कि वो भगवान राम जिन्होंने पूरे सीता के लिए रावण से इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा, और जिस दिन एक व्यक्ति ने आवाज उठा दी राजा के रूप में, उनके सामने सवाल चला गया, तो वो सीते को घर से बाहर निकाल देते हैं। उनकी भी उन्हें भी अग्नि परीक्षा के बाद जब घर में लेते उसके बाद ये परीक्षा देनी पड़ती है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो राम राज्य जो बात कही जा रही है, वो राम राज्य यही है कि जनता के बीच में अगर कोई सवाल है, तो हमारी ये भूमिका है कि उस सवाल का जवाब हम देंगे, अपनी निष्पक्षता साबित करेंगे भगवान राम की तरह। अगर ये सवाल है कि मशीन में गड़बड़ी है, तो हम इस मशीन को हटाएंगे, क्योंकि लोगों के मन में सवाल है और बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। तो फिर तो हमारे राजा की बहुत बड़ी भूमिका है। या तो फिर भगवान राम की बात ना कहें आप, फिर राम राज्य की बात ना करें, फिर भगवान राम की या तो राम के आदर्शों की बात ना करें, बात कर रहे तो फिर चलें। फिर आप राजनीति की बात करें कि हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं आपकी बात। भगवान राम की बात करेंगे तो राम का आदर्श से बड़ा आदर्श आपने राम राज्य की बात की है। आजकल राम मंदिर को लेकर बड़ा मुद्दा गर्म है, अखबारों में भी छपा है आज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सपा सुप्रीमो, आपकी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक पोस्ट डालते हैं घोटाले को लेकर। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से उन्हीं की बेटी अदिति को लेकर क्या कुछ चला, मीडिया पर किस किस प्रकार की पोस्टें डाली गई, उनको भी आपने देखा होगा, आप तक आई होंगी। सबसे पहले इस पे आपका क्या कहना है, अदिति वाले पूरे प्रकरण को लेके, फिर इसके बाद राम मंदिर को लेके। देखिए, जैसे भगवान राम के मंदिर पर जो बात आ रही है, अगर आदरणीय अखिलेश जी ने कुछ सवाल उठाया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि उस सवाल के जवाब में कितनी चीज निकल के आ रही है। कोई जांच समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, अधिकारी कर रहे हैं, किसके घर में कितने पैसे मिल रहे हैं। भगवान राम जो आदर्श के प्रतीक है, हमारे श्रद्धा के प्रतीक है, जिनकी मिसाल दूसरी कोई देना संभव नहीं है दुनिया देश में। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये सवाल कोई उठा है, कोई कहीं से कोई दिक्कत आई, तो साबित हुई है। और आप इसको भटकाने के लिए कोई, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो कार्यकर्ता उस दल का है, उसका नेता इतनी गंदी बात करता है, एक तरफ आप नारी सम्मान की बात करते हैं, आप बच्चियों के सम्मान की बातें कह रहे हैं, और आप इस लेवल पे जाते हैं, और वो भी वो परिवार, वो लोग जो लोग किस लेवल पे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बहन बेटी हम सबकी एक है। आप एक तरफ बहन बेटी के आदर्श की बात करते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप, देवी का स्वरूप उसको मानते हैं, और एक तरफ इतनी गंदी राजनीति करेंगे, आप इस लेवल पे जाएंगे। और जो लोग भी वो हैं, उन्होंने कहा मैं FIR करूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा, ये किसी के प्रति मेहरबानी नहीं है। आपके आदर्शों पे लोग सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल इस बात का नहीं है। कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जो इतनी गंदी बात, गलत बात करके कितना बड़ा अपमान किया उन्होंने एक बेटी का, कितना क्या बीत रही हो लोग, और कितना गुस्सा है लोगों में। कभी आप सोचते हैं कि इसका क्या परिणाम हो सकता, इसके पीछे लोग कहाँ किस हद हो जा सकते हैं। कहते नहीं, आदमी के सब कुछ चला जाए, पर इज्जत पे जब बात आती है तो आदमी जान दे देता अपनी। ये एक आम आदमी के जीवन का सिद्धांत भी है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर हमारी बहन बेटी पर बात आएगी तो आदमी जीता मरता है। ये आदिकाल से चला आ रहा है धरती पर। तो ऐसे सवाल, ऐसी बातें मत करें जिससे कि सब कुछ आदमी अपना दांव पे लगा दे, और उस राजनीतिक लड़ाई को आप किस हद पे ले जा रहे हैं। मैंने कहा इसकी चर्चा करना भी बेकार की बात है, और मैं सोचता हूँ ये पाप है, ये अपराध नहीं, ये पाप की श्रेणी में है कि आप किसी बेटी इतनी गंदी बात, ऐसी अफवाह बना के पेश कर रहे हैं। कुछ लोग गलती मना रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे आप अपने मन में सोचो कि आपकी बेटी के विषय में कोई बोल दे ये बात, फिर आप कोई दूसरा गलती बनाने लगे, उससे काम चलेगा। तो मैं सोचता हूँ ये शर्मनाक है, ये राजनीति की वो हद है। मैं सोचता हूँ इससे खराब दिन तो मैंने सोचता कि कभी किसी ने देखे नहीं होंगे। अभी जब हम पैदा भी नहीं हुए तब से आप राजनीति में हैं, पहला चुनाव लड़े, तब से किसानों की लगातार बात की जाती है, किसानों की डबल आय, किसानों की अच्छी ज़िंदगी। और हम हर रोज़ देखते हैं बुंदेलखंड के किसी न किसी ज़िले से कोई ऐसी खबर आ जाती है कि वो चौंका देती है कि यदि किसानों का वाकई में भला हो रहा है तो किसान इस स्थिति में क्यों जा रहा है। आपने का दौर देखो किसानों को, शुरू से लेकर वो दौर से लेकर अब तक। देखिए, पिछले 25-30 साल से सभी राजनीति में, 90 से मैं सभी राजनीति, छात्र संघ डिग्री कॉलेज में बने, उसके बाद से मैं लगातार सब चीज़, मैं खुद गांव से निकल कर आया। हमारे गांव में खेती, हमने तो खुद अपना खेती में इन्वॉल्व रहे हैं। छुट्टियों में घर गए तो अपने दादा ताऊ के साथ खलिहानों में रहे हैं। पहले महीने तो खलिहान लगे थे।
तो सब कुछ हमने अपनी आंखों से गुजरा है, देखा है, सब कुछ आज भी देखते हैं सब चीज नजदीक, क्योंकि हम लोग गांव से निकल कर आए हैं। लोग किसानों की, ये देश किसानों का है। देश की सच्चाई क्या है कि ये देश किसानों का है। हमारी हमारी पहचान किसान के रूप में है। और जो भी कोशिशें जिसने भी जो की हैं, मैं कह सकता हूं कि अगर किसान के लिए थोड़ा भी किया है तो उसने इस देश की आवाम के साथ एक धर्म का काम किया है। पर मैं कह सकता हूं कि राजनीति में अगर फैसलों पे हम जाएं, वर्तमान फैसलों पे हम जाएं, अगर पिछले और समीक्षा करते जाएं, तो मैं लगातार एक बात से सहमत हूं कि किसान की हमदर्दी की बातें तो कही जा रही हैं, पर लगातार किसान का कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप किसी भी किसान परिवार को इस देश के उठा लेंगे, मैं दावे से कह सकता हूं कि जो कर्जे की दर है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। कर्ज से बाहर किसान नहीं निकल पा रहा है। उसकी सबसे मूल वजह क्या है? मूल वजह क्या है कि उसकी सब चीजें महंगी होती चली जा रही। खाद महंगा, बीज महंगा, डीजल महंगा, सब कुछ तो महंगा है। और फसल को कांस्टेंट रखा आपने। ये मांग आज से नहीं है, किसानों की मांग हमेशा चली आ रही है। और हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन एक बात बोलते रहे, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा देश खुशहाल नहीं हो सकता। हम इस कुछ सड़कें बना दें, कुछ बिल्डिंगें बना दें, इससे इस देश को कोई खुशहाल, जब तक हमारे देश की आम आबादी फटेहाल कपड़ों में रहेगी, उसके बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं होगा, उसकी बेटियों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं होगा, इस देश को प्रगति दिशा में नहीं दे सकते। कि मूल आबादी की अपेक्षा करके, मूल आबादी को सपना दिखाकर, कुछ लोगों की व्यवस्थाएं बनाकर हम देश को संपन्न नहीं बना सकते। हमें सबसे पहले किसानी की हालत सुधार करनी पड़ेगी। हम तो एक ही सिद्धांत से मांगते हैं किसान के लिए, एक ही सूत्र है बस मात्र, जो चौधरी साहब से लेकर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव समाजवादी लोग मांगते हैं कि हमारी जरूरत की चीजें सस्ती कर दो और हमारी फसल की कीमत अच्छी कर दो। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारी जरूरत की चीजें महंगी है और हमारी फसल की कीमत कम है। तो हमें कैसे न्याय मिलेगा? दोगुनी आय हमारी होगी कैसे जब हमें सब चीजें महंगी मिलेंगी? हम जब फसल हमारे घर में कट के आ रही है तो इतना कर्जा हम पे हो जा रहा है कि हम उसको भर नहीं पा रहे हैं। तो हमारी सिर्फ किसानों की सिर्फ एक मांग, मोटी सी मांग, कि हमारी जरूरत की चीजें सस्ती कर दो आप और हमारी फसल की कीमत अच्छी कर दो आप। हमें कोई सब्सिडी नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें जब फसल की कीमत आप लगाते समय फिर कई बार ये बात फैसले आए कि हम लागत से उसको 1.5 गुना मूल्य देंगे। तो कम से कम ये एनालिसिस करो तो आप। एनालिसिस करने वाले जब एसी कमरे में बैठकर वो अधिकारी बनाएंगे जिन्होंने खेती कभी देखी नहीं, कभी समझी नहीं, तो एनालिसिस क्या होगा कैसे? हमने कहा कि खाद बीज की कीमत और उसकी मेहनत, अगर किसान को आप एक नजरिए से देखें कि दुनिया की सबसे फेल इंडस्ट्री कौन है, वो किसानियत है। कि अगर परिवार की पूरी मजदूरी आप जोड़ लो तो मजदूरी का पैसा भी नहीं मिलता किसान को, नहीं निकल सकती। और हम तो अब खुद किसान परिवार से निकले, मेरे पिताजी बहुत खेती की है, सब कुछ किए हैं, हम लोग भी खेती में हो गए। मैं इस परिणाम में पहुंचा हूँ कि जब हम लोग नुकसान में गए, बड़ी खेती होने के बाद भी साधन ट्रैक्टर थे, जब हम पैदा नहीं हुए तब से हमारे घर में ट्रैक्टर था, तो तब से हम देखते हैं कि ठीक है इतना साधन बन पाया कि सिर्फ पढ़ लिख गए हम, लेकिन हम अपनी प्रगति की वजह जो देखते हैं, ढूंढते हैं किसान परिवारों के नाते। हमारे घर में नौकरी दादा के पास थी, जिसकी वजह से हमें प्रगति करने का मौका मिला। लेकिन हमारे बराबर के कई खेती गांव में परिवार थे जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए वो, क्योंकि खेती, सिर्फ खेती तो नुकसान का सौदा है, नुकसान का व्यापार बन गया और हमारी किसान से जुड़ी जिंदगी सब नुकसान में चली गई। सारे परिवार प्रभावित हो गए। जो लोग आईएएस बन सकते थे, उनके बेटे कुछ और बड़े अधिकारी बन सकते थे, वो मजदूरी में तब्दील हो गए। किसान परिवार छोटे होते चले गए, जमीन सपुर्दी चली गई, बंटवारे में चली गई। और आज पूरा देश किसान की जिस रूप में, हम जो देश किसानों का है, वो सबसे अधिक हालत खराब है। जिसको संविधान ने मालिक बनाया था उसकी हालत मजदूर से बदतर है। और ये चिंतनीय विषय है राजनीति करने वालों के लिए। जब तक ये काम सब अधूरे हैं, राजनीति सब अधूरी है, जब तक किसान खुशहाल नहीं होता। जिनका देश है, अगर वो गरीब हैं, कुछ लोग कहें कि हम इस देश को संपन्न बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा राजनीति धोखे की बात है ये। और जब तक ये धोखा खत्म नहीं होगा तब तक किसान संपन्न नहीं हो सकता। बुंदेलखंड को लेके आपको क्या विजन है? आपको क्या लग रहा हो कि अगले 20 साल में बुंदेलखंड अगर सही हाथन में जाए तो वो कहाँ पहुँच सकत? देखिए, हम लोगों ने 2 बातें इसमें बोली हैं। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है इस प्रदेश के लिए जो खनिज संपदाओं से भरा है। इसको भगवान ने अद्भुत बनाया है, प्रकृति ने भी अद्भुत बनाया है इसको। कहते नहीं, जब भगवान राम राजा वनवास गए तो 14 वर्ष में 11 वर्ष बुंदेलखंड में काटे, और जब तक चित्रकूट बुंदेलखंड में रहे तब तक उन पर कोई संकट नहीं आया। हरण भी सीता जी का जहाँ से जाने के बाद ही हुआ। तो मैंने कहा ये अपने आप में एक तपोभूमि है। ये भगवान, ये इसको अगर जोड़ेंगे तो ये अद्भुत भूमि है। इसमें पहाड़ है, नदियां हैं, वन है, सब कुछ है। प्राकृतिक सुंदरता जो दुनिया में पाई जाती है वो सब कुछ बुंदेलखंड में है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा सबसे अधिक उपेक्षा हमारी है। लोग कहते हैं पथरीला इलाका है ये। लोगों के तर्कों में सुनेंगे क्योंकि हमारी गरीबी की कहानियां हैं, हमारे सुख की कहानियां हैं। हम भौगोलिक स्थिति में ऐसी जगह पर रुकते हैं आकर कि जहां वर्षा कम होती है। 3-4 साल में हम सूखे से ग्रसित हो जाते हैं। हम जो कुछ भी कमाते हैं 1-2-3-4 साल में मेहनत करके वो सब गंवा देते हैं।
लेकिन ये बात भी देश को बताने की जरूरत है कि ये पत्थरों में तो हीरे पाए जाते हैं। अगर हीरा, पन्ना का हीरा दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हीरों में हीरा है, तो और बहुत सारी प्रतिभाएं इस धरती ने दी हैं। हमारी जमीन कमजोर हो सकती है आपके नजर में, पर हमारी धरोहरें, हमारे लोगों ने हमारी पहचान को अलग बनाया है। हमने कहा ना कि मेजर ध्यानचंद जैसा खिलाड़ी बुंदेलखंड से ही पैदा होकर गया है। झांसी की रानी वीरता की अनोखी है, वो इसलिए है कि इस वीर भूमि का अपना असर है, इसने अपनी पहचान अलग बनाई है। साहित्यकारों की बात करेंगे तो मर्द शरण गुप्त जैसा महान कवि इस धरती ने पैदा किया। हर क्षेत्र में अद्भुत लोगों की धरती मानी है, दुनिया के लोगों के सामने इसकी नजीरें हैं। और आज भी हमें कहते हैं कि इतिहास और दुनिया को बदलने वाले लोग इस धरती से जाते हैं। आज भी आप कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का कोई ना कोई प्रतिभावान आदमी किसी ना किसी क्षेत्र में एक विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। हम आज पूरे प्रदेश को बनाते हैं, अगर इस प्रदेश के डेवलपमेंट में 60% योगदान बुंदेलखंड का है। अगर हमारे पहाड़ खोदे जाते हैं, हमारी पृथ्वी तोड़ी जाती है, हमारे श्रम, हमारी चीजें, हम उसका प्रभाव झेलते हैं, नुकसान झेलते हैं। अगर नदियों से बालू उठकर जाती है तो हम लोग यहाँ से श्रम करके, मजदूर करके, लोग यहाँ से, वो व्यवसाय है जिस रूप में है, आप उसको किस रूप दो। लेकिन अगर आज बिल्डिंगें बनी है, सड़कें बनी है इस प्रदेश में, तो 60% बुंदेलखंड की वजह से खड़ी हैं बिल्डिंगें। आज रोडें बनी है तो 60% यहाँ के लोगों के, यहाँ के बुंदेलखंड के योगदान के बल पर बनी है। और उस बुंदेलखंड को आप नजरिए देखेंगे कि हमारी 19 सीटें हैं। अगर हमें इस रूप में आप देखकर हमारी उपेक्षा करेंगे कि 403 में हमारी संख्या कम है और हमें बजट कम मिलेगा, तो ये बेइंसाफी और बेईमानी हमारे साथ है। मैं इसलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये बात कहता हूँ कि जब हमारी सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, बुंदेलखंड विकास निधि का निर्माण हुआ, स्पेशल पैकेज दिए गए, सबसे पहले इंडस्ट्री को सब्सिडी दी गई। आप याद करें 1989 की सरकार में ही ये बुंदेलखंड में सब्सिडी लगाने 25% बिजली की छूट थी। चाहे बिजोली डेवलपमेंट एरिया हो, चाहे उरई का हो, चाहे महोबा कहीं का भी हो, जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटी जहाँ इंडस्ट्री आके लगी थी वो 1989 में लगी जब बिजली माफ की गई थी। तो मैंने कहा जो कोशिश करेगा उसको श्रेय देंगे हम। अगर सर्वाधिक बांध बने हैं तो समाजवादी सरकारों में बने हैं। वर्षों के बाद एरस पे बांध बन रहा था, ये पारिछा बांध 125 साल पुराना है, 1886 में अंग्रेजों ने बनाया। इसके ऊपर बेतवा पे दूसरा बांध बना था 1905 में, सुकमा टुकमा बांध। इसके बाद बना माताटीला बांध। इसके बाद एक बांध बना जो राजघाट बांध बना है, बीच में वो बड़ा बांध पीछे वो बना है। लेकिन पारिछा से लेके बंगाली खाड़ी तक बांध नहीं बना। मैं कहूं कि आपके पास इतने साल इतनी सरकारें रही, कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, गठबंधनों की सरकार रही, पर किसी ने बांध क्यों नहीं बनाया? ये जानते हुए कि 125 साल पुराना ये बांध अगर फट गया पारिछा, जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बहुत सारा भूभाग, जो किसान जो इस नहर के मार्फत, इस छोटे से बांध के मार्फत सिंचित होता है और लोगों की जिंदगी बदलता है, अगर वो फट गया तो लोग का जिंदगी कहाँ पहुंच जाएगी? ये चिंता अगर समाजवादी सरकार ने की और बांध बनाया, तो मैं सोचता हूँ दूसरे दल की जिम्मेदारी थी उसको जल्दी पूरा करें और एक बांध आगे लेकर आए, क्योंकि इस नदी में बहुत पानी है। इस पारिछा बांध के बाद जो पानी ऊपर से आ रहा है, बेतवा नदी में बरसात में लाखों करोड़ों क्यूसेक पानी बहकर बंगाल की खाड़ी जा रहा है। हमारे पास, हमारी सरकारों के पास इसके बाद कोई बांध नहीं है, कोई बांध दूसरा है ही नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ही लक्ष्य काम था कि इस पानी को हम रोक कर डाइवर्ट कर लें, हम खेतों तक पहुंचा के इस बंजर भूमि को खुशहाल बना दें, हम लोगों की जिंदगी बदल दें। हम लोगों ने यही तो मांगा हमेशा, किसानों ने, कि हमें पानी दे दो आप। और बुंदेलखंड की जमीन के लिए मैं कह सकता हूँ कि हमारी जमीन में कोई कमी नहीं है। अगर हमें 12 पानी मिल जाए तो बुंदेलखंड की जमीन इतना पैदा कर सकती, पूरे प्रदेश को खिला सकती है। दलहन हम पैदा करते हैं, हम सारी जीन्स पैदा कर सकते हैं। हमारे यहाँ से अच्छा अदरक पैदा कहीं नहीं होता। हमारी जमीन लाल मिट्टी भी, मूंगफली हमसे अच्छी पैदा नहीं करता कोई। सब कुछ हमारे पास, लेकिन सिर्फ पानी नहीं है। और पानी प्रकृति की वो वजह है किसान के लिए कि उसकी जीवन रेखा की तरह जुड़ी है। तो मैं कह सकता था कि और बांध बनने चाहिए थे, और भी जो सरकारें बने या जो सरकार है उसके बाद अभी भी अवसर है कि 8-9 महीने हैं, जो बांध 80% तैयार था उसको जल्दी पूरा कराएं। हमारे जो साथी विधायक हैं जो हम लोगों से हमलावर हैं, हमारे खिलाफ हैं या हमसे लड़ रहे हैं, अरे हमें नुकसान करने से तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति दीपक यादव को नुकसान करने से आप, ठीक है, आपने हम पर मुकदमे लिखाए, हमें जेल में डाला, पर आप शादी नहीं कर पाए ना। हम तो हर साल 100 लड़कियों की शादी कर रहे थे, 100-125, हम तो 1000 बेटियों की शादी कर लिए थे। आपको 10 साल मिले, अगर ये 10 साल मुझे मिले होते तो कम से कम 4000 लड़कियों की शादी हम कर चुके होते। गरीब के घर में बेटी पैदा होती तो मातम नहीं बनता। वो सोचते कोई ना कोई तो भाई हमारा है। तो आप तो वो काम नहीं कर पाए, आप विद्यालय नहीं खोल पाए, आप तो कभी गरीब का इलाज नहीं करा पाए। हम लोग कैंप लगाते थे, 10-10 हजार लोगों मरीजों को दवाई कराते थे, लाखों की दवाई बांटते थे और चिंता करते थे कोई किसी गरीब की जान न चली जाए। हर उस मौके पर हम लोगों के साथ खड़े थे, हम लोग फीस माफ करा देते, हम लोग बच्चों को पढ़ाने की आज भी कोशिश करते हैं। तो मैं राजनीति के मुकाबले तो इस रूप में जाना चाहिए था कि आप भी वो काम करो और ज्यादा बेहतर करो आप।
मैं तो चाहता हूँ राजनीतिक प्रतिद्वंदा लोगों की भलाई से जुड़ जाए। हाँ। तो आपने हमारा मनोबल तोड़ने के लिए आपने वो कोई काम नहीं किया। आप बांध आपने नहीं बनाई, सड़क आपने नहीं बनाई, स्वास्थ्य सेवाएं आपने बेहतर नहीं करी, आपने विद्यालय आपने नहीं खोले, महाविद्यालय आपने नहीं चलाए। मैं कह सकता हूँ आपने क्या किया, आपने सब कुछ छोड़कर हम पे कार्रवाई कराने पे जिम्मा ले लिया। आप हमें नुकसान कर सकते हैं पर लोगों का भला उससे नहीं कर पाए आप। तो मैं कह सकता हूं कि हम आपको अगर सफलता पानी है और आगे सफलता पानी है तो आपको लोगों की भलाई की तरफ जाना पड़ेगा। मेरा कंसेप्ट ये था, हम राजनीति का विषय बदलना चाहते थे। हमारी कोशिश थी कि जो गरीब की बेटी को अपनी बहन नहीं बेटी नहीं बनाएगा वो राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता। जो गरीब का इलाज मदद नहीं करेगा वो राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता। जो अपना खून देकर गरीब की दूसरे की जान नहीं बचा सकता वो राजनीति में रहने के योग्य नहीं है। पर मैं कह सकता हूं कि मेरे कंसेप्ट को इन लोगों ने गिराया है या मुझे मेरे मनोबल तोड़कर मुझे कमजोर करने की जो कोशिश की है, मेरे कंसेप्ट को कमजोर किया है। मैंने कहा लेकिन मैं राजनीति में रहूं चाहे ना रहूं, राजनीति करूं ना करूं, पर मेरा काम बंद नहीं होगा। आप आज परमिशन दिला दो, अभी मैं 500 लड़कियों की शादी करूंगा, अपना सब कुछ बेच कर करूं चाहे। पर मेरी सोच आपको लगता है कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी? परमिशन दी नहीं है साहब। 5 साल से मैं लगातार कुछ कर रहा हूँ। मेरे रक्षाबंधन के प्रोग्राम की परमिशन नहीं मिल रही है। अभी मेरा गुरुग्राम में इसके पहले एक प्रोग्राम था पिछले साल, पर मैंने परमिशन डाली, उन्होंने कहा परमिशन मिल जाएगी आपको। और जिस दिन प्रोग्राम हो रहा है उस दिन आपको एसडीएम फोन कर रहे हैं कोई परमिशन नहीं है, आप जल्दी शाम आइए और प्रोग्राम कैंसिल करिए, नहीं हम वहां सब जब्त कर लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या लेवल गिर गया लोगों का। इस लेवल पे राजनीति कभी हुई है? मैं सोचता हूं कि जो लोग नैतिकता की बातें कर रहे हैं वो नैतिकता बातों से नहीं पैदा हो सकती है। नैतिकता दिखानी पड़ेगी आपको, आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए, आपकी सोच में दिखनी चाहिए, आपके फैसलों में दिखनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि जो फैसले जो काम जिस तरीके से अपनाए हैं वो कुछ समय के लिए धोखे सफलता पा सकते हैं, वो लंबी सफलता नहीं। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से यूपी पूरे देश के लोकसभा चुनाव जो 24 हुआ है, बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों में से 3 समाजवादी पार्टी के पाले में आई। एक चित्रकूट वाली, एक जालौन गरोठा भोगनीपुर और एक महोबा वाली, महोबा हमीरपुर। तीनों आपकी हैं सिर्फ एक सीट झांसी ललितपुर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, अनुराग शर्मा जी के खाते में। इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है, इस 27 का आंकलन क्या है बुंदेलखंड का? 19 देखिए मैंने कहा कि हर रिजल्ट एक राजनीतिक लोगों के सामने आईना है। हाँ। आपको एक दर्पण की तरह दिखाया। देखिए हमने माना कि पुराना चुनाव हमें कम सीटें मिली, हम 700 सीटें रही। हाँ। लेकिन लोकसभा का परिणाम आपको फिर एक आईना दिखाया, लोगों ने सचेत किया। हाँ। कि देखिए आप जो कर रहे हैं, आप अपने आप कह दो कि हम अच्छे हैं, आपके अच्छे नहीं हो सकते आप। आपको अच्छा और बुरा आपके फैसलों का प्रभाव जनता के बीच में फैसलों से दिखता है। हाँ। तो मैंने कहा 24 का फैसला ये बताता है कि लोगों में असंतोष है, लोग नाराज है, खिलाफ है। हाँ। ठीक है, मैंने कहा ना कि वो परिणाम आपको आप सामने अब आने वाला 27 का परिणाम दोनों के बीच की एक परीक्षा है। हाँ। कि हमारी कोशिश क्या है और उनकी कोशिश क्या है। हमारी कोशिश से हमारे जनता के बीच में है। हाँ। अगर हमारी कोशिश कामयाब ना होती, अगर हमारे अखिलेश यादव के फैसलों से लोग संतुष्ट नहीं होते, हाँ। तो फिर 24 में ये फैसला नहीं होता। लोगों ने कहीं ना कहीं समीक्षा फैसलों की होगी और अखिलेश यादव की उन फैसलों को, लैपटॉप बांटने का फैसला हो, चाहे कन्या विधवा का फैसला हो, चाहे पेंशन देने का फैसला हो, चाहे किसान को राहत देने का फैसला हो, चाहे सूखा पैकेट देने का फैसला हो, चाहे बिजली की व्यवस्था को ठीक करने का फैसला हो, चाहे 33 की समस्या बनाने का फैसला हो, चाहे बिजली की व्यवस्था का इंतजाम करने के फैसले हो, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का फैसला हो, चाहे मेडिकल को अधिक बेड देने का फैसला किया हो, चाहे सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसे अपग्रेड हो, कैसे पीएससी को सीएससी में तब्दील करें। पूरे प्रदेश को अगर सिनेरियो को देखेंगे आप, डेवलपमेंट की अथॉरिटी देखेंगे आप, 10,000 अम्बेडकर गांव, 10,000 लोहिया ग्राम, फिर जलेश्वर मिश्रा ग्राम, हजारों गांव को डेवलपमेंट करने की जो योजना बनाकर लाए, कोशिश की है। तो मैंने कहा देर सवेरे कहीं ना कहीं जनता समीक्षा करती है और मैं कह सकता हूं अगर जनता निष्पक्ष समीक्षा करेगी, विचार करेगी, हाँ। दुर्भावनाओं से हट के बाहर सोचेगी, हाँ। तो समाजवादी पार्टी एक अच्छा और मजबूत विकल्प लोगों के दिमाग में है।